हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये हमारा अगला वीडियो है और आज का टॉपिक है गवर्नर जनरल। लास्ट वीडियो भी हमारा इसी टॉपिक पे था। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि द वायसराय हु फॉलोड एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान वाज। अफगानिस्तान के खिलाफ किस वायसराय ने एग्रेसिव पॉलिसी फॉलो की? चार ऑप्शन आप सभी के पास, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कैनिंग। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका पीसीएस प्रीलिम्स 2019 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, अफगानिस्तान के साथ एग्रेसिव पॉलिसी किसने फॉलो की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, लॉर्ड लिटन। जो लिटन था फ्रेंड्स, इसी के कार्यकाल में आप देखेंगे कि सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर्स होते हैं 1878 में। लिटन का कार्यकाल भारत में एज अ वायसराय कब से कब तक रहा है? तो हम कह सकते हैं 1876 से लेकर के 1880 तक। 1876 से लेकर के 1880 तक ये भारत में वायसराय रहा। और 1878 में आप देखेंगे सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर्स होते हैं ड्यू टू द पॉलिसी फॉलोड बाय लिटन टुवर्ड्स अफगानिस्तान। और जो पॉलिसी इसने फॉलो की उसे हम कहते हैं पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये पॉलिसी का नाम पूछा सकता है कि पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व के आप कह सकते हैं परिणाम स्वरूप सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर्स होते हैं 1878 में, जो कि लिटन के कार्यकाल में होते हैं। इसलिए बी ऑप्शन का हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, डफरिन का कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए तो डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक है? तो आप कह सकते हैं 1884 से लेकर के 1888 तक। ठीक है। तो थोड़ा इसको क्लियर करते हैं और कुछ आप कह सकते हैं या फिर ब्लैक स्क्रीन कर देते हैं हम, और यहाँ पर देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट वायसराय हैं जिनके कार्यकाल आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर हम नॉर्थ ब्रुक से स्टार्ट करें, नॉर्थ ब्रुक अगर पूछा जाए भारत में कब से कब तक वायसराय रहा, तो आप देखेंगे 1872 से लेकर के 1876 तक नॉर्थ ब्रुक रहा। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, नॉर्थ ब्रुक के बाद आ जाता है आपका लिटन। लिटन कब से कब तक रहा? तो 1876 से लेकर के आप इसमें चार और जोड़ दीजिए, 4 साल, तो ये आपका हो जाएगा 1880 तक लिटन रहा। लिटन के बाद आपका आ जाता है रिपन। ठीक है। और रिपन रहा 4 साल तक, इसमें चार और जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 1884। और उसके बाद आपका आ जाता है डफरिन। डफरिन भी आपका 4 साल रहा। तो 1884 में आप चार और जोड़ दें तो आपका आ जाएगा 1888। तो एटलीस्ट ये आपको इतना पता होना चाहिए कि जो नॉर्थ ब्रुक था ये 4 साल रहा, उसके बाद लिटन 4 साल रहा, रिपन 4 साल रहा और डफरिन 4 साल रहा। तो इन सभी का कार्यकाल आप कह सकते हैं 4 इयर्स का है। 4 4 साल के अंतराल पर ये रहे हैं नॉर्थ ब्रुक, लिटन, रिपन और डफरिन। अगर डफरिन के बाद हम देखें फ्रेंड्स 1888 के बाद, तो हम देखेंगे लैंसडाउन आ जाता है और लैंसडाउन 6 साल तक रहता है। ठीक है। लैंसडाउन ये आपका रहता है 6 साल तक। 1888 में आप 6 जोड़ दें तो आपका आ जाएगा 1894। ठीक है। तो लैंसडाउन हमारा रहता है यहाँ पर, लेकिन ये 6 साल का हो गया। बाकी आप देखेंगे ये 4 4 साल तक भारत में वायसराय रहते हैं, तो इसलिए इनको याद रखना आसान है। ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर की बात करें, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, क्योंकि सेकंड एंग्लो अफगान वॉर्स हमने देखा कब होता है 1878 में, ड्यू टू द पॉलिसी फॉलोड बाय लिटन ऑफ पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व की पॉलिसी फॉलो करता है लिटन, जिसके कारण सेकंड एंग्लो अफगान वॉर होते हैं आपके 1878 में। अगर फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर्स की बात करें फ्रेंड्स, तो ये आपके होते हैं, आप कह सकते हैं 1839। ठीक है। आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर्स थे हमारे, वो आपके होते हैं 1839 में। अब 1839 से आप 42 कह सकते हैं, 1839 टू 42। ठीक है। ये किस वायसराय के या गवर्नर जनरल अभी है हमारा? तो गवर्नर जनरल अभी कौन है? तो आप कह सकते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर्स होते हैं वो किसके गवर्नर जनरलशिप के दौरान होते हैं? तो लॉर्ड ऑकलैंड के गवर्नर जनरलशिप पे होते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड आपका कब से कब तक गवर्नर जनरल रहा? तो 1836 से आप देखेंगे 1842 तक के गवर्नर जनरल रहता है। ठीक है। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने कौन सी पॉलिसी फॉलो की जिसके कारण आपका फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर्स हुए? तो हम कह सकते हैं पॉलिसी ऑफ, या फिर फॉरवर्ड पॉलिसी का नाम हम इसको देते हैं, फॉरवर्ड पॉलिसी
फॉलोड बाय लॉर्ड ऑकलैंड, जिसके परिणाम स्वरूप हमें फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर्स देखने को मिलते हैं। अब फॉरवर्ड पॉलिसी क्या थी, तो आप देखेंगे कि अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो ब्रिटिश इंडिया है उसकी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑकलैंड ने जो नेबरिंग स्टेट्स हैं या फिर जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन पर अटैक किया, उनसे ट्रीटीज किए या उनको एनेक्स किया। तो इस पॉलिसी को फॉरवर्ड पॉलिसी बोला गया। और लिटन भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस पॉलिसी को फॉलो करता है, लेकिन उसकी जो पॉलिसी है उसका नाम है पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जब फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर्स हो जाते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप बाद में जब आपका जॉन लॉरेंस आता है गवर्नर जनरल, तो जॉन लॉरेंस ने जो पॉलिसी फॉलो की, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉर हो गया, काफी खर्चा हो गया ब्रिटिश एम्पायर का, तो अब यहाँ पर जो पॉलिसी फॉलो की जाएगी वो इनएक्टिविटी की पॉलिसी फॉलो की जाएगी जॉन लॉरेंस के द्वारा, कि अब हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, और उसको बोला गया मास्टरली इनएक्टिविटी। मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी अगर पूछा जाए कि किसने फॉलो किया, तो वो है आपका जॉन लॉरेंस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी थी क्या, तो आप देखेंगे फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर्स में मैंने जैसा अभी आपको बताया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसका काफी पैसा खर्च हो गया। ठीक है, तो उसने कहा कि अब हम फर्दर किसी भी राइवरली में इंटरफेयर नहीं करेंगे, कहीं पर भी कोई सिविल वॉर चल रहा होगा तो वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। तो जॉन लॉरेंस ने दो कंडीशन रखी। ठीक है, पहली कंडीशन ये थी कि जो फ्रंटियर पे पीस बना हुआ है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, तो वी कैन से दैट द पीस एट द फ्रंटियर वाज नॉट डिस्टर्ब्ड। द पीस एट द फ्रंटियर, फ्रंटियर का मतलब हो गया जो ब्रिटिश इंडिया का बॉर्डर था, वाज नॉट डिस्टर्ब्ड। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये था कि अगर कोई सपोज कीजिए कोई इंडियन प्रोविंस है, वहां पर सिविल वॉर चल रहा है, तो वहां पर कोई भी फॉरेन कंपनी इंटरफेयर नहीं करेगी। फॉरेन कंपनी नॉट इंटरफेयर। ठीक है, मतलब केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, तब फ्रांसीसी भी थे तो इनका कहना था कि कोई भी फॉरेन या यूरोपियन कंपनी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये पॉलिसी आपकी जॉन लॉरेंस की थी, मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लिटन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, इट वाज हेल्ड ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ। तो पूछा जा रहा है कि जो पहला सेंसस हुआ था भारत के अंदर, तो वो किसके टेन्यूर के दौरान हुआ था, डफरिन, लिट्टन, मेयो या रिपन के। तो यहां पर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2004 और इसके अलावा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स सन 2000, दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, जो पहला सेंसस भारत का हुआ था वो मेयो के टाइम पर हुआ था। ठीक है, पहला सेंसस जो भारत का हुआ था वो मेयो के टाइम पर हुआ था। फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, तो हम कह सकते हैं 1872 में हुआ था। ठीक है, और लॉर्ड मेयो का टेन्यूर क्या है, तो हम देखेंगे 18, अभी हमने देखा पीछे 1869 टू 72, तो 72 में आपका पहला सेंसस हुआ था। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाए फर्स्ट रेगुलर सेंसस बिगेन इन विच ईयर और ड्यूरिंग द टेन्यूरशिप गवर्नर जनरलशिप ऑफ विच गवर्नर, तो हम कह सकते हैं कि जो पहला रेगुलर सेंसस था, रेगुलर सेंसस, ये आपका स्टार्ट हुआ था 1881 में। ठीक है, और 1881 में कौन था, तो आप देखेंगे लॉर्ड रिपन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए अगर पूछा जाए कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, तो पहला सेंसस तो मेयो के टाइम पर हुआ था, कब हुआ था 1872 में। लेकिन अगर पूछा जाए फर्स्ट रेगुलर सेंसस कब हुआ था, तो रेगुलर सेंसस स्टार्ट हुआ था 1881 से, और इस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था आपका रिपन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास यूपी आरओ एआरओ 2013 मेंस में पूछा गया और उसके बाद यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2004 में पूछा गया। तो यूपी आरओ एआरओ 2003 और पीसीएस प्रीलिम्स 2004, दो बार क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायसराय ऑफ इंडिया वाज मर्डर्ड बाय अ कन्विक्ट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड व्हाइल ही वाज ऑन द टूर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा वायसराय था जिसको अंडमान और निकोबार आइलैंड में एक टूर के दौरान एक कन्विक्ट या एक अपराधी के द्वारा मार दिया गया। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड मिंटो। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इकलौता ऐसा गवर्नर जनरल कह लें आप या वायसराय कह लें भारत के अंदर जिसकी हत्या हुई थी, ठीक है, कन्विक्ट के द्वारा, जब ये अंडमान और निकोबार में टूर में था या वहां पर सैर कर रहा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। ध्यान रखिएगा, जो लॉर्ड मेयो था, ही वाज मर्डर्ड बाय कन्विक्ट प्रिजनर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड व्हेन ही वाज आउट फॉर अ वॉक। जब ये बाहर घूम रहा था तो वहां पर एक कन्विक्ट ने इसको मार दिया था। अब कन्विक्ट का नाम क्या था, नेम ऑफ द कन्विक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेम ऑफ कन्विक्ट।
कन्विक्ट था कौन? तो आप कह सकते हैं शेर अली। ठीक है, पूरा नाम था शेर अली अफरीदी, शेर अली अफरीदी। ये एक अफगान कन्विक्ट था, ध्यान रखिएगा, अफगान कन्विक्ट था। अंडमान निकोबार में ये बंद था 1872 में। 1872 में आप कह सकते हैं कि इसने मेयो की हत्या की थी, लॉर्ड मेयो की, जो कि द देन वायसराय ऑफ इंडिया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वी कैन से दैट ही वाज असैसिनेटेड बाय शेर अली अफरीदी एंड ही वाज एन अफगान कन्विक्ट इन 1872। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नर जनरल हु फॉलोड अ स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान। तो अभी हम लोगों ने बात की कि गवर्नर जनरल कौन है जिसने फॉरवर्ड पॉलिसी इस्तेमाल की अफगानिस्तान के खिलाफ। तो मिंटो डफरिन, एल्गिन या लिट्टन। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लिट्टन की जो पॉलिसी थी, ध्यान रखिएगा, उसने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई थी और इसी का नतीजा क्या हुआ आपका, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, जो कि 1878 में हुए। ठीक है, लिट्टन की जो पॉलिसी थी, अगर ट्रू नेचर इसका कहा जाए तो वो पॉलिसी क्या थी, पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिट्टन को भारत में वायसराय कब अपॉइंट किया गया, अभी मैंने बताया 1876 में। ठीक है, इसको वायसराय अपॉइंट किसने किया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन के जो मिनिस्टर थे बेंजामिन डिसराइल, बेंजामिन बेंजामिन डिसराइल, इनके द्वारा इसको अपॉइंट किया गया था। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। एंड ही प्रिफर्ड टू फॉलो द फॉरवर्ड पॉलिसी एंड रिप्लेस्ड मास्टरली इनएक्टिविटी। जो जॉन लॉरेंस की मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी थी, उसको रिप्लेस किसने किया, लिट्टन की फॉरवर्ड पॉलिसी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु हैड लॉन्गेस्ट टेन्यूर एज द वायसराय ऑफ इंडिया। भारत में वायसराय की तरह किसका लॉन्गेस्ट टेन्यूर था। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया है। ठीक है, कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक भारत में वायसराय कौन बना रहा। तो लॉर्ड कर्जन, डफरिन, हार्डिंग या मेयो। आपके पास चार ऑप्शन है। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जो कर्जन था, आप देखेंगे 1899 से 1899 से आप देखेंगे 1905। ठीक है, यहां पर कौन वायसराय होता है, तो आप कह सकते हैं कर्जन। लगभग 7 साल आप देखेंगे यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 1899 से 1905 तक कर्जन रहा। उसके बाद अगर डफरिन की बात करें फ्रेंड, तो इसी के टाइम पर कांग्रेस बनी थी, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो 1885 में कांग्रेस का निर्माण हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो ये कब से कब तक रहा, 1884 से 88 तक रहा, 4 साल तक, अभी मैंने आपको बताया। हार्डिंग की बात करें तो आप दिल्ली दरबार याद रख सकते हैं, 1911 का। तो इसका मतलब ये 1911 के टाइम पर रहा होगा, 1910 से लेकर के 1916 तक ये रहा, लगभग 6 साल तक। ठीक है, और अगर हम मेयो की बात करें फ्रेंड, तो अभी मैंने आपको पहले बताया है कि 1869 टू 1872, 1869 टू 72, और ये लगभग 3 साल तक आपका रहा है। ठीक है, तो यहां पर कर्जन का जो कार्यकाल है वो 7 साल का है, सबसे लंबा 1899 से 1905 तक। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि इन 1902 लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड द यूनिवर्सिटी कमीशन। 1902 में कर्जन के द्वारा यूनिवर्सिटी कमीशन का अपॉइंटमेंट किया गया, इंक्लूडिंग 2 इंडियन मेंबर। इसमें 2 इंडियन मेंबर रखे गए, उनका नाम क्या था। चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं और ये क्वेश्चन आपका पीसीएस 2020 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा गया है कि 1902 में कर्जन ने यूनिवर्सिटी कमीशन अपॉइंट किया था। इसमें 2 इंडियन मेंबर रखे गए, उनका नाम क्या था। तो फ्रेंड्स यहां पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी। ये 2 लोग थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी। ठीक है, ये 2 मेंबर शामिल थे यूनिवर्सिटी कमीशन में, जो कर्जन ने अपॉइंट किया था 1902 में। तो ये भी क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो कमीशन था, इट वाज लेड बाय लॉ मेंबर थॉमस रिले। तो ध्यान रखिएगा, इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है कि ये जो यूनिवर्सिटी कमीशन था, इसको लीड किसने किया था, या चेयरमैन कौन था। तो आप कह सकते हैं थॉमस रिले। ठीक है, थॉमस रिले इसके चेयरमैन थे, और उसमें 2 इंडियन मेंबर जो शामिल थे, उनका नाम क्या था, तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास कि हु इस्टेब्लिश्ड इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी। चार ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास, मिंटो, कर्जन, लिट्टन और रिप्पन। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका बीपीएससी 2017 में पूछा जा चुका है। तो इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की गई थी 1901 में। तो आप कह सकते हैं 1901 में गवर्नर जनरल कौन था, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कर्जन उतने टाइम में गवर्नर जनरल था। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना कर्जन के द्वारा की गई थी ऑन द अप्रूवल ऑफ द देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। उतने टाइम पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे भारत के, तो हम कह सकते हैं जॉर्ज हैमिल्टन, जॉर्ज हैमिल्टन।
ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड जो इंपीरियल कैडेट कॉर्प बनाया गया था, इसके अगर कमांडेंट का नाम पूछा जाए, कमांडेंट कौन थे, तो इसका नाम था D.H. कैमरून। ठीक है। एक ऑनरेरी कमांडेंट भी थे, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये इंडियन थे आपके, महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकरेजिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इनकरेज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था। चार ऑप्शन है आपके पास, मेयो, लिट्टन, कैनिंग या रिपन। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया है। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जो लॉर्ड रिपन था, इसने 1882 में 1882 में ब्रिटिश इंडिया में म्यूनिसिपैलिटीज की स्थापना की। म्यूनिसिपैलिटीज की स्थापना की और तभी से इन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया बोला जाने लगा। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, तो यहां पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर एग्जैक्ट डेट की हम बात करें तो 18 मई 1882। 18 मई 1882। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किससे रिलेटेड थी, तो जो इल्बर्ट बिल था फ्रेंड्स, ये आपका 1883 में पेश किया गया था, और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में पूछा चुका है 2013 में, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो इल्बर्ट बिल पेश किया गया था फ्रेंड्स 1883 में। तो 1883 में गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कह सकते हैं रिपन। ठीक है, रिपन के द्वारा ये पेश किया गया था इल्बर्ट बिल। इसके अनुसार क्या प्रोविजन डाले गए, तो हम कह सकते हैं कि इस बिल के द्वारा जो इंडियन जजेस थे, जो इंडियन जजेस थे, उनको इंपावर किया गया, उनको इंपावर किया गया कैसे, कि अब जो यूरोपियन कन्विक्ट्स हैं, अब जो यूरोपियन कन्विक्ट्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो ब्रिटिश कन्विक्ट्स हैं, इंग्लिश कन्विक्ट्स हैं, उनको, उनका ट्रायल अब इंडियन जजेस भी कर पाएंगे इस बिल के इंट्रोडक्शन के बाद, इल्बर्ट बिल के बाद। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पहले ये कुछ ऐसी चीज है कि जो इंडियन जजेस थे, उनके पास पहले शक्ति नहीं थी कि वो किसी यूरोपियन, अगर कोई यूरोपियन इन्वॉल्व है किसी क्राइम में, तो उसका वो ट्रायल सुना पाए या उसके खिलाफ सजा सुना पाए। लेकिन इस बिल के द्वारा जो इंडियन जजेस थे, उनको एम्पावर किया गया कि अब आप जो यूरोपियन कन्विक्ट्स हैं, है ना, जो इंडियन मजिस्ट्रेट्स हैं, वो अब यूरोपियन कन्विक्ट्स को भी सजा सुना पाएंगे, उनका भी ट्रायल कर पाएंगे। तो इस तरह से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, कि एक जो डिस्क्वालिफिकेशन था पहले इंडियन जजेस का, उसको रिमूव किया गया। रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन imposed on the Indian magistrates about the trial of the Europeans। तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1883 में पेश किया गया था रिपन के द्वारा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट was restricting the working hours of women and children and authorizing local government to make necessary rules was adopted during whose time। तो पूछा जा रहा है कि पहला फैक्ट्री एक्ट है जो कि बच्चों और महिलाओं का जो वर्किंग आवर था उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए लाया गया था, पहला फैक्ट्री एक्ट, तो ये किसके टाइम पर लाया गया था, लिट्टन, बेंटिक, रिपन या कैनिंग। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2007 में पूछा गया था। और जो पहला फैक्ट्री एक्ट था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट था ये आपका 1881 में लाया गया था। तो आई होप आप समझ गए होंगे गवर्नर जनरल कौन होगा उतने टाइम पर, तो वो होगा आपका रिपन। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो पहला फैक्ट्री एक्ट था, इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है फ्रेंड्स, जैसे इसमें पहला प्रोविजन ये था कि इसने 7 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके एम्प्लॉयमेंट को फैक्ट्री में प्रोहिबिट कर दिया। तो मतलब दिस एक्ट प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स। प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 7 ईयर्स। इसके अलावा जो इसका दूसरा प्रोविजन था उसमें ये बोला गया कि चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 12 ईयर, चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 12 ईयर्स, जो बच्चे 12 साल तक के हैं, उनका जो वर्किंग टाइम होगा, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 9 आवर्स। ठीक है, मतलब वो 9 घंटे से कम होगा, 9 घंटे से ज्यादा काम करना अलाउ नहीं किया गया 12 साल के बच्चे को। इसके बाद फ्रेंड जो इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन था वो था हॉलीडे से रिलेटेड।
मतलब 4 days ऑफ इन अ मंथ, एक महीने में 4 दिन की छुट्टी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजंस थे जो रिपन के फैक्ट्री एक्ट में लाए गए थे 1881 में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो फैक्ट्री एक्ट 1881 था, इट वाज पास्ड विद अ व्यू टू फिक्स वेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड अलाउ द वर्कर्स टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस। तो ध्यान रखिएगा, जो फैक्ट्री एक्ट था अभी हमने देखा कि ये वर्किंग आवर्स से रिलेटेड है, वर्किंग आवर्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये वेजेस और ट्रेड यूनियन से रिलेटेड नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि एनएम लोखंडे वाज अ पाइनियर इन ऑर्गेनाइजिंग अ लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको याद होना चाहिए कि जो एनएम लोखंडे थे, ही वाज एसोसिएटेड विद द लेबर मूवमेंट इन द ब्रिटिश इंडिया। इसके अलावा फ्रेंड, जो एनएम लोखंडे थे, इन्होंने कास्ट और कम्युनल इश्यूज पर भी बात की थी, कास्ट एंड कम्युनल इश्यूज, कम्युनल इश्यूज। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला मैच द फॉलोइंग है, तो इसको आप आसानी से मिला सकते हैं। जो क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव, इट इज रिलेटेड टू द डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, इंट्रोडक्शन ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। कब हुआ था? तो हम कह सकते हैं 1765 में, ड्यूरिंग द सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगर बेंटिक की बात करें तो ही वॉज एसोसिएटेड विद इंग्लिश एजुकेशन बाय मैकाले। ठीक है, मैकाले के द्वारा ये बताया गया कि जो इंग्लिश है हायर एजुकेशन के लिए, इंग्लिश जो लैंग्वेज है ये बेटर है, ये मैकाले के द्वारा बताया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर चार्ल्स मेटकाफ की हम बात करें तो ही वॉज ऑल्सो नोन एज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। तो हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ प्रेस रिस्ट्रिक्शन हमारा सही हो जाएगा, कि जो प्रेस पे रिस्ट्रिक्शंस लगे थे उसको रिमूव करने का काम किया था चार्ल्स मेटकाफ ने, और इसीलिए जो चार्ल्स मेटकाफ था इसको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी बोला जाता था, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। इसके अलावा फ्रेंड जो कर्जन है, ही वॉज एसोसिएटेड विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। ठीक है, 1905 में भंग या बंगाल के विभाजन से ये रिलेटेड है, लॉर्ड कर्जन। तो यहां पर इस तरह से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहां पर एक तरफ गवर्नर जनरल लिखा हुआ है, दूसरी तरफ इवेंट्स लिखे गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है इसमें। ठीक है, तो सही का आपको चुनाव करना है, ध्यान रखिएगा, प्रॉपरली मैच्ड आपसे पूछा जा रहा है। तो जो लॉर्ड कार्नवालिस था, ही वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द रेगुलेटिंग एक्ट। क्यों? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट हमारा आया था 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, वहीं पर अगर हम लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें फ्रेंड्स, तो ये 1786 से 93 तक गवर्नर जनरल रहा, 1786 से 93 तक। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया हमारा। अगर विलेजली की हम बात करें फ्रेंड्स, तो परमानेंट सेटलमेंट से एसोसिएटेड नहीं था ये, विलेजली आपका एसोसिएटेड था सब्सिडरी अलायंस से। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट आपका 1793 में किसके द्वारा लाया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। विलेजली की अगर हम टाइम पीरियड की बात करें फ्रेंड्स, तो जो विलेजली था वो 1798 से 1805 तक, 1798 से 1805 तक आपका गवर्नर जनरल रहा, और इसने सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी फॉलो की, जिसमें हमने पहले पढ़ रखा है कि हैदराबाद, मैसूर, तंजावर, इन सभी को सहायक संधि के थ्रू इसने ब्रिटिश एम्पायर में मिलाया था, HMT आप याद रखिए। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड एलन बरो की बात करें फ्रेंड्स, तो एलन बरो आपका 1842 से 44 तक गवर्नर रहा, और 1843 में सिंध के एनेक्सेशन से रिलेटेड है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ये भी हमने पहले पढ़ रखा है कि 1843 में सिंध का एनेक्सेशन कर लिया गया ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड एलन बरो। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगर डलहौजी की बात करें फ्रेंड, तो 48 से 56 तक ये रहा, 1848 से 56 तक गवर्नर जनरल रहा। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर्स की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो जो पहला एंग्लो अफगान वॉर था उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी हमारा इस तरह से गलत हो गया, तो यहां पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। पहला अफगान वॉर किसके गवर्नर जनरलशिप पर हुआ था? तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, थोड़ी देर पहले इसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो फर्स्ट मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये आपका हुआ था 1839 से 1842 के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है इसमें। हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर से रिलेटेड है, बिल्कुल करेक्ट है। आप देखेंगे
1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है और 1764 में आपका बैटल ऑफ बक्सर होता है। तो बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व जो करता है वो आपका हेक्टर मुनरो होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स इज रिलेटेड टू एंग्लो नेपाल वार, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आपको ट्रीटी ऑफ सुगोली याद होगी 1815 की, ठीक है। सेकेंड एंग्लो नेपाल वार जो हुए थे, जो एंग्लो नेपाल वार थे आपके 1814 से 1817 के बीच में हुए थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स भी यहाँ पे रिलेटेड है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। लॉर्ड वेलेजली में लिखा हुआ है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर आपके हुए थे 1799 में, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी लॉर्ड वेलेजली के दौरान। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। चौथा लिखा हुआ फ्रेंड्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस इज रिलेटेड टू थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो आपके एंग्लो मराठा वॉर्स थे, यहां पर जो आपके एंग्लो, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, यहां पर हम कलर रख लेते हैं ये, जो आपके फ्रेंड्स एंग्लो मराठा वॉर्स हुए थे, 3 एंग्लो मराठा वॉर टोटल लड़े गए हैं इन बिटवीन मराठा एंड ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। तो जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर आपका हुआ था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ये आपका हुआ है 1775 से 82 के बीच में, 1775 से 1782 के बीच में। यहां पर आपको याद होगा ट्रीटी ऑफ सालबाई, ठीक है। इस ट्रीटी के साथ ये युद्ध खत्म हुआ था हमारा। और इतने टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद फ्रेंड्स सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की हम बात करें, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर आपके हुए थे 1803 से लेकर के 1803 से लेकर के 1805 तक। और इस टाइम पर आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल कौन है, तो 1805 तक कौन रहता है, अभी हमने देखा लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेलेजली। इसके बाद फ्रेंड जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होते हैं, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ये आपके होते हैं 1817 से लेकर के 1818 तक। और ये इस टाइम पर अगर पूछा जाए गवर्नर जनरल कौन है, तो आप देखिए इसी टाइम पर एंग्लो नेपाल वॉर भी हो रहे थे, और इस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था, हेस्टिंग्स। तो आप कह सकते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। तो इवेंट्स को आप रिलेट करके ही याद रख सकते हैं, इतने ज्यादा डेट्स हैं, इतने ज्यादा नाम हैं, तो आपको ऐसे याद नहीं होंगे। जैसे 1817 से 18 जैसे ही टाइम पीरियड मेरे दिमाग में आया, तो मेरे दिमाग में हिट किया कि जो ट्रीटी ऑफ सुगोली थी ये कब हुई थी, 1815 में हुई थी। किसके दौरान हुई थी, तो हेस्टिंग्स के दौरान हुई थी। तो मतलब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के दौरान भी हेस्टिंग्स ही रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड से लिखा हुआ है कि जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था, ये आपका कॉर्नवालिस लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा कि इस टाइम पर कौन था, हेस्टिंग था। तो ये हमारा गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट का ही चुनाव करने के लिए यहाँ पर कहा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड। आपसे पूछा जा रहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसके टाइम पीरियड पे हुई थी। चार ऑप्शन है, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन या विलियम बेंटिक। अब ये क्वेश्चन आपका लोअर पीसेस 2009 और यूपी पीसेस में 2010, तो 9 और 10 लगातार पूछा गया है 2 साल। तो फ्रेंड्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आप देखेंगे इसकी स्थापना, या फिर आप कह सकते हैं इसका जो फाउंडेशन था वो स्टार्ट हो गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना से। जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, हमने पहले बात कर रखी है 1784 में। 1784 में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थे, इसके डायरेक्टर कौन बनाए गए, तो विलियम जोन्स बनाए गए। और इन्होंने ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना के लिए प्रयास शुरू कर दिया था 1784 से ही। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कि 1861 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर, आप कह सकते हैं लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर, इस यहां पर जो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट है उसका डीजी नियुक्त किया जाता है किसे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका डीजी नियुक्त किया जाता है। लेकिन 1861 में ये जो डीजी बनते हैं ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के बनते हैं। अभी कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसी बॉडी मौजूद नहीं है ना, सेंट्रलाइज्ड बॉडी। फाइनली हम देखते हैं फ्रेंड्स कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा डेट आप कह सकते हैं ईयर 1901 में एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी बनाई जाती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसका नया डीजी किसे नियुक्त किया जाता है कर्जन के द्वारा, तो जॉन मार्शल,
ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पूछा जाए पहला डीजी कौन था, डायरेक्टर जनरल, तो वो थे आपके जॉन मार्शल। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट जो था 1861 में उसके डीजी कैनिंग के द्वारा अपॉइंट किए गए थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन यहां पर केवल डिपार्टमेंट था, ये कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसी बॉडी, सेंट्रलाइज बॉडी नहीं थी। तो फाइनली हम देखेंगे कर्जन के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टेब्लिश किया गया और 1901 में इसका नया डीजी किसे बनाया गया, जॉन मार्शल को। इसलिए सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है, तो ये आप जॉन मार्शल को टिक मत कीजिएगा, ये आपके अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के डीजी थे, जो कि कैनिंग के द्वारा बनाए गए थे 1861 में। तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डीजी कौन थे, तो थे आपके जॉन मार्शल। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला फ्रेंड्स की ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है हमारे उनको प्रिजर्व करने के लिए एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट किसके द्वारा पास किया गया, तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा ये आपका कर्जन के द्वारा पास किया गया था। ठीक है, ये एक्ट आया था आपका 1904 में, 1904 में एक्ट आया था और 1904 में गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कह सकते हैं कर्जन था। ठीक है, इसके अलावा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1901 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और इसके पहले डीजी कौन थे, तो जॉन मार्शल थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स इंक्लूडेड कांग्रेस एज रिप्रेजेंटिंग ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द पीपल। मतलब जो कांग्रेस है वो बहुत कम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है, ये किसका विचार था, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द पीपल है ये, तो लॉर्ड डफरिन, कर्जन, मिंटो या लैंसडाउन। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया है। ठीक है, और कांग्रेस को सीरियस कौन नहीं लेता था, तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ डफरिन, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये सीरियस लेता तो ये स्थापना होने ही ना देता, है ना। इसने तो सहयोग किया था स्थापना में, एओ ह्यूम के द्वारा इसने सहयोग किया था 1885 में। तो हम कह सकते हैं जो डफरिन था वो ये मानता था कि जो कांग्रेस है इट इज नथिंग बट अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द पीपल। तो ए ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डफरिन का अगर कार्यकाल देखा जाए कब से कब तक का रहा है, तो हम देखेंगे 1884 से लेकर के 1888 तक, और यहीं पर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हु कंपेयर्ड कर्जन्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया टू दैट ऑफ औरंगजेब। भारत में कर्जन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको औरंगजेब से किसने कंपेयर किया था, तो बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या एनी बेसेंट। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया था, और ध्यान रखिएगा कर्जन के कार्यकाल को औरंगजेब से किसने कंपेयर किया था, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पहले पूछा चुका है, इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है इन माई बिलीफ कांग्रेस इज टू टोटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशंस व्हाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस। मतलब कांग्रेस का विनाश होगा और इसके विनाश में मैं सहयोग करूंगा, पीसफुल विनाश में मैं सहयोग करूंगा। यह बात किसने कही थी, चार ऑप्शन है आपके पास, लिप्टन, डफरिन, कर्जन या मिंटो। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका पीसीएस 2016 में ऑलरेडी पूछा चुका है। और फ्रेंड ध्यान रखिएगा सन 1900 में 1900 में कर्जन ने ये बात बोली थी, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कर्जन आपका कब से कब तक रहता है, तो 1899 से लेकर के 1905 तक का जो कार्यकाल है वो कर्जन को डेडिकेटेड है भारत के अंदर। ठीक है, तो ये कर्जन जो था वो बिल्कुल भी कांग्रेस को आप कह सकते हैं सीरियसली नहीं लेता था, और सीरियसली अगर लेता था तो वो उसके विनाश की ही कामना करता था हमेशा। ठीक है, तो ये कर्जन का मानना ये था कि कांग्रेस का विनाश मेरी आंखों के सामने ही होगा भारत के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बात कर्जन ने कही थी 1900 में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारे पास, आपको कोई 4 वायसरायज के यहाँ पर नाम दिए गए हैं ब्रिटिश रूल के दौरान, और आपको उनको करेक्ट क्रोनोलॉजी में लगाना है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इनको स्टैब्लिश करना है। तो अगर लॉर्ड कर्जन की बात करें फ्रेंड, तो अभी हम लोगों ने देखा 1899 से लेकर के 1905 तक आपका कर्जन रहता है। लॉर्ड हार्डिंग आपको याद होगा, दिल्ली दरबार 1911, तो आप कह सकते हैं 1910 से लेकर के 1916 आपका हार्डिंग रहता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड चेम्सफोर्ड की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये आपका 1919 में आया था, है ना। तो आप कह सकते हैं 1916 से लेकर के 1921 तक आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड रहता है। और अगर इरविन की बात करें तो आपके दिमाग में तुरंत राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आनी चाहिए, 1930 एंड 31 का टाइम पीरियड। तो हम कह सकते हैं 1926 से लेकर के 1931 तक का जो टाइम पीरियड है वो इरविन को डेडिकेटेड है। ठीक है,
तो अब अगर इसे हम क्रोनोलॉजी में लगाएं तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 सब लाइन से क्रोनोलॉजी में ही दिए गए हैं। 1905 तक कर्जन रहता है, फिर 1916 तक हार्डिंग रहता है, 1921 तक चेम्सफोर्ड रहता है, 1931 तक आपका इरविन रहता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2004 में ऑलरेडी पूछा चुका है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कंसीडर दी फॉलोइंग वायसराय, इनको भी आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। कर्जन, हार्डिंग, चेम्सफोर्ड, इरविन। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटजी कौन फॉलो करता था। अब ये क्वेश्चन आपका यूपी आरओ एआरओ का एग्जाम हुआ था 2014 में। इसमें पूछा गया था कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की नीति कौन फॉलो करता था। तो फ्रेंड्स, फूट डालो राज करो की नीति के दो इंस्टेंस हमें देखने को मिलते हैं। पहला इंस्टेंस आपका है बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। 1905 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, कर्जन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स 1909 का जो हमारा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, इसमें कम्युनल इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दिया जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट किसको दिया जाता है, मुस्लिम को दिया जाता है। तो यहां पर भी हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिवाइड एंड पार्टीशन की बात की गई है। तो ये आपका टाइम पीरियड रिलेटेड है मिंटो से। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था ओरिजिनल एग्जाम से 2014 में। ध्यान रखिएगा, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किसने फॉलो की थी, तो कर्जन और मिंटो दोनों ही के द्वारा फॉलो की गई थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ओनली जूइश वायसराय इन इंडिया। तो इकलौता जूइश वायसराय कौन था भारत के अंदर। तो आप देखेंगे फ्रेंड, जो लॉर्ड रीडिंग था, है ना, इसका असली नाम क्या था, तो इसका रियल नेम था रुफुस आइसेट। ठीक है, और ये लॉर्ड रीडिंग जो था ये ओनली जूइश वायसराय था भारत के अंतर्गत। इसका टाइम पीरियड क्या है, तो लॉर्ड रीडिंग का टाइम पीरियड है 1921 से लेकर के 1926 तक। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं चेम्सफोर्ड के बाद, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद जो अगला वायसराय बनता है वो कौन बनता है, अगला गवर्नर जनरल, वो आपका लॉर्ड रीडिंग बनता है। इसके टाइम पर कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटी थी आपको याद होना चाहिए। एक तो आपका चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट आपका हुआ था। इसके अलावा फ्रेंड्स हम देखते हैं स्वराज पार्टी का जो फॉर्मेशन हुआ था, स्वराज पार्टी का भी फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, एनएम मोतीलाल नेहरू इनके द्वारा। तो आप कह सकते हैं ये भी आपका लॉर्ड रीडिंग के ही टाइम पीरियड में हुआ था। तो डी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो पिट्स इंडिया एक्ट आपका वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर आया था, जो कि बिल्कुल सही है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी से रिलेटेड है, ये भी आपका करेक्ट लिखा हुआ है। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, तो आप कह सकते हैं 1784 में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था फ्रेंड्स, ये आपका आया था 1878 में। और आपको पता है इतने टाइम पर कौन था, इतने टाइम पर था आपका लिप्टन, है ना, लिप्टन रिपन डफरिन आपको याद होना चाहिए। लिप्टन था इतने टाइम पर 1788 में। और इल्बर्ट बिल तो आपका रिपन के टाइम पर आया था, ये आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। तो आपको इनकरेक्ट ही छांटना था, सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था फ्रेंड्स, ये भारतीय जो प्रेस थे और जनरली जो आपके नेशनलिज्म की भावनाओं में इन्वॉल्व थे, मतलब जो नेशनलिस्ट फीलिंग को बढ़ावा दे रहे थे भारत के अंतर्गत, बेसिकली उनके लिए लाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से कुछ न्यूज़पेपर जो इंडियन न्यूज़पेपर थे पॉपुलर, वो प्रभावित हुए थे। उनका नाम था आपका सोम प्रकाश न्यूज़पेपर था, ये आपका इंपैक्ट हुआ था, इस पर बैन लगाया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से। इसके बाद फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट था भारत मित्र, इस पर भी बैन लगाया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ और भी इंपॉर्टेंट थे, लाइक ढाका प्रकाश, इसके अलावा साक्षर। तो ये कुछ न्यूज़पेपर थे जो इस एक्ट की चपेट में आए थे, जो कि लिप्टन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1878 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली वाज अफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो जो पावर का ट्रांसफर है, मतलब कि जो कैपिटल है राजधानी ब्रिटिश इंडिया की, उसको कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर की गई, किसके द्वारा, किसके कार्यकाल में। तो मिंटो, हार्डिंग, चेम्सफोर्ड, रीडिंग, चार ऑप्शन है आपके पास। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2006 में इससे पहले पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा जो राजधानी है उसका ट्रांसफर हुआ था जो 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था, उसके दौरान, दिल्ली दरबार के दौरान, जिसमें इसको क्यों किया गया था, तो आप कह सकते हैं टू कॉमरेट द किंग ऑफ द ब्रिटेन जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी। तो इनके आप कह सकते हैं एम्परर और एम्परेस, इनको घोषित करने के लिए दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था 1911 में। और इतने टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कह सकते हैं लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, so thank you so much for participating in this session.